सो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो होने जा रही है 9 सितंबर रात 10:30 बजे। दरअसल ये है एप्पल का लॉन्चिंग इवेंट, जिसका नाम रखा है इन्होंने सरप्राइज एंड शाइन, जिसके अंदर 18 सीरीज़ को ये लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पर सरप्राइज नाम इन्होंने इस वजह से रखा है कि इसके अंदर आईफोन अल्ट्रा की लॉन्चिंग होगी, जो कि फोल्डेबल फ़ोन है एप्पल का और पहला फ़ोन है। मतलब सैमसंग कई सालों से इनको ट्रोल कर रहा था कि तुम पे एक फोल्डेबल फ़ोन नहीं बना, तो फाइनली अब वो ये लॉन्च करने जा रहे हैं इस इवेंट के अंदर। और इसी इवेंट के अंदर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार शायद आपको आईफोन 18 देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्टेज आ रखी है मार्केट में मेमोरी और स्टोरेज की, जो कि ना सिर्फ इनके आईफोन के अंदर लगता है बल्कि दुनिया भर के कई डिवाइसेस के अंदर लगता है, तो उसकी शॉर्टेज का इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये अलग से एक लॉन्चिंग इवेंट लाएंगे आईफोन 18 के लिए अगले साल। इस साल आपको सिर्फ बड़े बड़े स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आईफोन 18 प्रो हो, प्रो मैक्स हो, बड़े मतलब पैसों से बड़े। तो इसी इवेंट के अंदर सबसे एक्सपेंसिव आईफोन, जो फोल्डेबल आईफोन होने वाला है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख भी टच कर सकती है। तो सर, रॉकस्टार ने GTA 6 के जो गेम प्ले लीक हो रहे हैं उसको देखते हुए अब इसको बताया है कि हमारी पूरी टीम के लिए हार्ट ब्रेकिंग है, और पूरी जो हमने डेवलपमेंट करी 10-15 जितने भी साल हमने लिए इसकी डेवलपमेंट में, उस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी गेमर को GTA 6 का लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिले या गेम प्ले इस तरीके से देखने को मिलेगी, कोई बंदा उसको लीक कर करके आपको दिखा रहा हो। अब खैर आज रात तो आपको देखने को मिल ही जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक, जिसके अंदर शायद आपको गेम प्ले भी देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर साइबर लीक नाम के बंदे ने, या कह लो उस ग्रुप ने, पहले ही GTA 6 के गेम प्ले लीक कर दिए थे, जो कि 18 अगस्त को ही कर दिए थे, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा डिटेल देखने को मिल रही है। और अब तो ये बंदा मिशन तक दिखा रहा है, मतलब कि आप किसी का गेम प्ले देखोगे जब GTA 6 लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद में कोई बंदा परचेज करेगा, कोई गेमर उसको ऑनलाइन डालेगा कि मिशन 1 मिशन 2, इस तरीके से वो एपिसोड बनाता चला जाएगा कई सारे। लेकिन ये साइबर लीक अब खुद ही से इस तरीके के काम कर रहा है और खूब डोनेशन भी कमा रहा है इस तरीके के काम करके, जिस वजह से अब रॉकस्टार इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बता रहा है कि हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सब हो, लेकिन हो रहा है, जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक मार के भी देख ली, टेक डाउन भी करा दिया। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसको डिलीट नहीं करवा सकते, वो कहीं ना कहीं शेयर हो रही होगी, तो आप किस किस को डिलीट करवाओगे, क्योंकि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं शेयर कर रहा है और गेम प्ले डेली डाले जा रहा है साइबरली। दोस्तों, यश की हाइप इतनी ज्यादा थी टॉक्सिक को लेके कि सभी फैंस के दिल टूट गए जब वो थिएटर के अंदर टॉक्सिक को देखने गए, और उन्होंने कहा ये मूवी टॉक्सिक क्यों है वो उन्हें अब पता लगा, जहां पर सभी लोग मतलब यही कह रहे हैं कि भाई काफी ज्यादा स्लो मोशन देखने को मिल रहा है, स्क्रिप्ट कुछ है नहीं, स्टोरी कुछ है नहीं, कोई भी कहीं से आ रहा है, मार खा के जा रहा है, उसके बाद में यश कहीं और चला जाता है रूम वगैरह पे, जहां पर एक्ट्रेस के साथ में जो कर रहा है वो तो खैर आप देख ही रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने ये मूवी देख ली, कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला भाई जिसने इस मूवी की तारीफ करी हो। उल्टा अब तक हम देख रहे थे भैया, प्रोटेस्ट चल रहा था नीट पेपर लीक को लेके, इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ एक थिएटर के अंदर कि वी वांट रिफंड, और इस तरीके के प्रोटेस्ट की वजह से रिफंड तक देना पड़ गया उस थिएटर को लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो ये सिचुएशन भी देखनी पड़ रही है इस मूवी को। इस मूवी ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसकी रेटिंग को लोग कह रहे हैं कि भैया बुक माई शो से इसकी रेटिंग भी हटा दो, वो भी एक मतलब क्राइम के बराबर है। इस मूवी की जो आपने रेटिंग का नंबर भी डाल रखा है ना, वो भी आपको नहीं डालना चाहिए। इस इतनी वाहियात मूवी इसको बताया जा रहा है, मतलब जो गया है यश के KGF की वजह से गया, KGF 2 की वजह से गया, और जब उसने ये देखा तो उसका विश्वास ही उठ गया, और वो कह रहे हैं कि भैया ठग ऑफ हिंदुस्तान इससे बढ़िया है। हिमेश रेशमिया की एक फिल्म आई थी बैड एश रवि कुमार, मतलब वो भी हिट ही गई थी, मतलब अपने पैसों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा गई थी, उसको कह रहे हैं कि भैया उसको देख लो, इसकी बजाय वो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके की तारीफ़ें हो रही हैं इस मूवी की, और कई लोगों के ऊपर जिन्होंने रिव्यू दिया है इस मूवी का, लीगल नोटिस भी भेजा है इस मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने। मतलब ये चीज़ें भी हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बुराइयां हो रही हैं इस मूवी की कि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब लीगल नोटिस भी भेजे जा रहे हैं कि हटाओ, रिव्यू हटाओ, वरना कोर्ट में आओ। दोस्तों, नेपाल के अंदर आए दिल दहला देने वाले का रीज़न अब मालूम चल चुका है। हालांकि मैंने कल भी बता दिया था, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था शायद चाइना का कोई डैम टूटा है, लेकिन एक्चुअली में रीज़न था कि लैंगडे कोला रिवर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा
आइस रॉक आकर गिर गया था। मतलब आप इमेजिन करो कि एक पूरा पहाड़ ही आकर गिर गया उस रिवर के ऊपर। कुछ इस तरीके का सीन था जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तगड़ा था कि उसको अर्थक्वेक समझा जा रहा था। यहाँ पर USGS ने बताया था कि यहाँ पर एक 4.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक भी आया था हिमालय के अंदर, तो उस वजह से ये ग्लेशियर टूटा है। लेकिन एक्चुअली में वो ग्लेशियर टूटने के बाद में जो थोड़ी बहुत कंपन आई थी धरती के अंदर, उसी को अर्थक्वेक बताया गया था। तो यहाँ पर लैंगडेकोला रिवर के अंदर जब एक बहुत ही विशालकाय आइस रॉक गिरा या कह लो ग्लेशियर गिर गया, तो उसकी वजह से उसने रिवर को ब्लॉक कर दिया। अब रिवर जैसे ही ब्लॉक हुई तो उसका लेवल धीरे 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 बढ़ता चला गया पीछे की साइड से, और लेवल उस हद तक बढ़ गया कि ऑलमोस्ट 100 फीट ऊंची लहरें गई हैं जहां पर भी गई हैं। चाहे उन्होंने तिब्बत साइड का कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसको उड़ा दिया हो, उनके किसी डैम को उड़ा दिया हो, या फिर नेपाल के अंदर बन रहे किसी डैम को उड़ाया हो या घरों को उड़ाया हो। मतलब आप सोच के देखो कि पुल के नीचे 40 फीट गहराई थी, वो 40 फीट गहराई तो पार हुई ही हुई उस लहर ने जो आई थी भोटे कोशी और त्रिशूली रिवर के सिस्टम में। और उसके बाद में जो बिल्डिंगें थी 4 मंजिल 5 मंजिल, उसके ऊपर से गई है लहर। तो आप इमेजिन कर सकते हो ऑलमोस्ट 100 फीट ऊंची लहरें ये आई थी, और इन्होंने बिल्कुल ही नक्शा ही बदल दिया है, ना सिर्फ नेपाल का बल्कि तिब्बत का। यहाँ पर अगर आफ्टर एंड बिफोर की इमेजेस आप देखोगे तो आपका दिल दुखने लगेगा। लेकिन मेरा दिल तो इस चीज़ को देखकर दुख गया कि यहाँ पर लोगों ने जो बॉडीज़ थी उनको बचाने की बजाय उनकी ज्वेलरीज निकालना शुरू कर दिया था। यहाँ पे कुछ 2 लोगों की वीडियो सामने आ रही है, किसी एक की वीडियो सामने आ रही है जो कि बॉडीज़ के जो भी हाथ में है वो निकाल रहे हैं, किसी के कान में है वो निकाल रहे हैं। हालांकि बॉडी भी बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बॉडी ना निकाल कर लूटपाट कर रहे हैं कि चलो इनकी सोने की चेन निकाल लेते हैं, इनकी सोने की बाली निकाल लेते हैं, अंगूठी निकाल लेते हैं, इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। वही सीन है जो कि केदारनाथ के अंदर हुआ था, कई सारे लोगों ने इस तरीके की लूटपाट भी करी थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा बॉडीज़ मिल चुकी हैं, और ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा लोग गायब हैं, मिसिंग है अभी भी। और तिब्बत की साइड पर भी अगर देखा जाए तो टोटल मिला के 1500 लोग मिसिंग है। यहाँ पर इंडियंस भी मिसिंग है जो कि करीबन 180 है, US के सिटीजन भी थे वहाँ पे 65 मिसिंग है, यूक्रेनियन सिटीजन भी थे 53 मिसिंग है, मलेशियन भी। मतलब कई सारी कंट्रीज से लोग बाग यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, जिन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई नदी का पानी इतना ऊंचाई पर भी जा सकता है और गया। जिसके बाद में अगर आज के आप विजुअल्स देखोगे तो आपका दिल दुख जाएगा कि यार यहाँ पे तो अच्छी खासी बिल्डिंगें होती थी, सब गायब हो गया, सब